नमस्कार, जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉस डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 36 के सब रूल 4 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करना है। रूल 36 का सब रूल 4 नोटिफिकेशन नंबर 49 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9 अक्टूबर 2019 से जोड़ा गया है। इस रूल में बताया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स फॉर विच GSTR 1 हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय द सप्लायर शैल नॉट एक्सीड 20%, जिसको बाद में नोटिफिकेशन नंबर 75 ऑफ 2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 26/12/2019 से 20% से घटा के 10% कर दिया था। 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स बाय फाइलिंग GSTR 1 रिटर्न्स। अर्थात जितने ITC के लिए GSTR 1 हमारे सप्लायर ने अपलोड किए हैं उसका 10% एक्स्ट्रा तक ही ITC हम अवेल कर सकते हैं। यह इस रूल का सार है। इस सब रूल के बारे में स्पष्टीकरण सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के परिपत्र संख्या 123/42/2019 GST दिनांक 11/11/2019 से दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यह जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसमें ITC की उपलब्धता की गणना स्वनिर्धारण की प्रक्रिया के आधार पर करना है। यह जो 10% का रिस्ट्रिक्शंस है यह प्रतिबंध आयात पर भरे गए IGST, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भरे गए टैक्स और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त ITC पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर 2019 के बाद ली गई क्रेडिट पर ही लागू होंगे। यह एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। एक क्लैरिफिकेशन यह भी गया है कि ITC के प्रतिबंध की गणना सप्लायर वाइज नहीं करनी है, लेकिन सभी सप्लायर से प्राप्त सभी सप्लाई में से जो एलिजिबल ITC है उसके आधार पर 10% की प्रतिबंध की गणना करनी है। क्योंकि हमारे सप्लायर GSTR 1 अलग अलग तिथि पर भर सकते हैं, इसलिए हमारे GSTR 2 में इस महीने जो फिगर नहीं दिखी है वो अगले महीने दिख सकती है। तो इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि ITC उपलब्धता की गणना फॉर्म GSTR 1 भरने की तिथि को जो GSTR 2A में दर्शाई गई ITC है उसके आधार पर करनी होगी। उसके अलावा कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि माना कि हमारी ITC की उपलब्धता 10 लाख है लेकिन हमारे GSTR 2A में 6 लाख की ही रकम दिख रही है, तो 6 लाख का 10% यानी 6,60,000 तक की ही ITC हम ले सकते हैं। या सपोज हमारे GSTR 2A के अंदर 8 लाख की ITC दिखती है तो हम 8 लाख और 10% ज्यादा यानी 8,80,000 तक की ही ITC ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारे फॉर्म GSTR 2A में 9,50,000 की ITC दिखती है तो उसका 10% ज्यादा करके 10,45,000 का क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जो इनवॉइस हमारे पास आए हैं उसके आधार पर जो हमारी एलिजिबल ITC है वो 10 लाख ही है, तो हम मैक्सिमम 10 लाख की क्रेडिट ले सकते हैं। अब भी इस रूल के अंदर जो फरवरी मार्च महीने के अंदर हमारे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली उसके कारण से कुछ छूट-छाट दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 30 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स, उसके अनुसार इस रूल 36 के सब रूल 4 के अंदर एक प्रोविजो, एक परंतुक सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार यह जो रिस्ट्रिक्शन है 10% का उसको हर महीने गिनने की बजाय फरवरी से अगस्त 2020 के लिए उसको क्यूमुलेटिव बेसिस पर गिनना है। क्यूमुलेटिव बेसिस पर गिनने के लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि फरवरी से अगस्त तक का जो क्यूमुलेटिव ITC हमको GSTR 2A में दिखता है उसका 110% तक का क्रेडिट हम ले सकते हैं। यदि
हमने फरवरी से अगस्त तक में जो क्रेडिट लिया है वो हमारा फॉर्म GSTR 2A में जो दर्शाया गया क्रेडिट है उसके 110% से अधिक है। तो जो एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया है उसको हमें सितंबर 2020 के GSTR 3B फाइल करते समय उस एक्स्ट्रा क्रेडिट को हमको रिवर्स कर देना है। उसको GSTR 3B के टेबल 4B उसके 2 वाली एंट्री के अंदर हमको दर्शा देना है। यदि हमने सितंबर महीने के अंदर यह अमाउंट रिवर्स नहीं की तो इसको सितंबर महीने में एक्सेस क्रेडिट ली है ऐसा माना जाएगा और उसके बाद उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी की रकम भी देय हो सकती है। उदाहरण के तौर पर फरवरी से अगस्त में हमने कुल 28 लाख का ITC अवेल किया है, जबकि फरवरी से अगस्त तक का GSTR 2A का क्यूमुलेटिव फिगर 25 लाख हो रहा है। तो रूल 36 सब रूल 4 के अनुसार 25 लाख का 10% एक्स्ट्रा अर्थात 25 लाख प्लस 2,50,000 यानी 27.5 लाख तक का ITC हमको उपलब्ध हो सकता है, जबकि हमने 28 लाख का ITC लिया है। तो इस प्रकार से 50,000 का ITC एक्स्ट्रा लिया है जो हमें सितंबर का फॉर्म GSTR 3B फाइल करते समय हमको रिवर्स करना होगा। यदि यह 50,000 एक्सेस ITC रिवर्स नहीं किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी हमको देना पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अभी सर्कुलर नंबर 142/12/2020 GST डेटेड 9 अक्टूबर 2020 से क्यूमुलेटिव ITC अवेलेबिलिटी की गणना कैसे करनी है उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। उसके पहले भी सर्कुलर नंबर 123 से स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन टैक्स पेयर्स को मन में यह विचार आता है कि हमने वस्तु का या सेवाओं का मूल्य दे दिया, उसके ऊपर जो GST भरना था हमारे सप्लायर को उसकी भी रकम हमने हमारे सप्लायर को अदा कर दी, वस्तु या सेवाएं हमारे पास आ गई, हमने उसका उपयोग भी कर लिया, उसके जो संलग्न इनवॉइस है वो भी हमारे पास है, लेकिन यदि हमारे सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा तो उसमें हमारी क्या गलती, ये सोच सोच कर जेन्युइन टैक्स पेयर्स के बाल भी कई बार खड़े हो जाते हैं। ये आप देखिए। GST के अंदर जो ये रूल है इसके जैसा रूल पहले सेंट्रल एक्साइज में नहीं था, लेकिन विभिन्न राज्यों के वैट के तहत इस प्रकार का रूल था जिसमें सप्लायर ने यदि टैक्स नहीं भरा हो तो खरीदने वाले को ITC की उपलब्धता पर रिस्ट्रिक्शन था। इसके संदर्भ में दिल्ली वैट के बारे में अराइज इंडिया लिमिटेड का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चला था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इस रूल को अवैध करार दिया था। इसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया था और कहा था कि यदि कोई जेन्युइन टैक्स पेयर्स है, उन्होंने टैक्स का पैसा, वस्तु का पैसा अपने सप्लायर को दे दिया है और सप्लायर यदि टैक्स नहीं भरता है तो इसके कारण से उसकी खरीदने वाले की जो ITC की उपलब्धता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अभी ये जो रूल 36 उसका सब रूल 4 है, उसको भी देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया है। उसका क्या रिजल्ट आता है वो आगे देखेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपको और किसी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए विशेषतः तो वह भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।